Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main aim of the lecture is to discuss transitive relation on a set with examples, and also we discuss about equivalence relation on a set with examples. तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन से. इफ़ वी हैव अ सेट ए और आर उसके ऊपर कोई रिलेशन है, तो अगर हमारे पास ए आर रिलेटेड हो बी के और बी आर रिलेटेड हो सी के, तो ये इम्प्लाई करे कि ए बी आर रिलेटेड है सी के, तो फिर हम कहते हैं कि जो आर रिलेशन जो है डेट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन. विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर पेयर अगर हम बात करें, तो अगर ऑर्डर पेयर ए बी और बी सी दोनों आर में से हों, तो फिर ए सी को भी आर में से होना चाहिए. और आर जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाती अगर हमारे पास कोई से भी ऐसे तीन पॉइंट एग्जिस्ट करते हों सच डैट कि ए बी और बी सी तो आर में हो, लेकिन ए सी जो है वो रिलेशन आर में ना हो. अब अगर हम एग्जांपल की बात करें और हम कंसीडर करते हैं सेट ए के ऊपर जो है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ये पांच रिलेशंस. तो आर वन में जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है वो है 1 1. अब अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए बी ये इक्वल है 1 1 के, तो इससे ये मुराद हुआ हमारे पास कि ए की वैल्यू जो है 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है. अब अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग बी सी की बात करें, तो आप देखें क्योंकि पहला एलिमेंट बी की वैल्यू, पहला एलिमेंट 1 था, दूसरा भी 1 था, तो बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसमें भी हमारे पास ये 1 होगा और सी भी हमारे पास 1 ही होगा. तो यानी कि अगर दोनों एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं तो वो ए बी का एज अ ए बी भी बिहेव करते हैं, एज अ बी सी भी बिहेव करते हैं और फिर एज अ ए सी भी बिहेव करते हैं, क्योंकि इस केस में भी हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 1 आ जाएगी. लिहाजा अगर ये रिलेशन में मौजूद है तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है. अब अगर हम 1 2 की बात करें, तो 1 2 के बाद अगर हम फिर साथ इसके है 2 3, तो 1 3 को भी इसमें होना चाहिए. इन दोनों को देखते तो 1 3 इसमें मौजूद है और 4 4 दोनों इक्वल एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट और सेकंड इक्वल एलिमेंट होने की वजह से इसके लिए भी वही आर्गूमेंट्स हैं जो हमारे पास 1 1 के लिए थे. लिहाजा ये नतीजा निकला कि R1 हमारे पास एक ट्रांजिटिव रिलेशन है. अब अगर बात करें R2 की, तो सिमिलरली अगर 1 1 की बात करें तो ये कोई इशू क्रिएट नहीं करते. आगे अगर 1 2 और 2 1 की बात करें तो इसके लिए एलिमेंट फिर बनता है 1 1, वो ये रहा मौजूद है यहाँ पर. फिर इसके बाद 2 2 के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 3 के लिए भी और 4 4 के लिए भी, तो लिहाजा R2 भी हमारे पास एक ट्रांजिटिव रिलेशन है. अब अगर R3 की बात करें तो 1 3 के बाद हमारे पास अगर 3 1 होता, तो आप देखें कि वो इसमें मौजूद नहीं है. और इसी तरीके से अगर 2 1 की बात करें तो 2 1 के लिहाज से 1 3 है, तो यानी ये एलिमेंट पहला बन जाता है ए बी और ये बन जाता है बी सी. और होना किसको चाहिए था अब, हमारे पास 2 3 को भी R3 में होना चाहिए था, जो कि मौजूद नहीं है. लिहाजा इस लिहाज से जो R3 है डेट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. R4 क्योंकि एक एम्प्टी रिलेशन है और एम्प्टी रिलेशन के लिहाज से क्योंकि कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है जो कंडीशन को वायलेट करे, तो R4 भी हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन होगी. और R5 क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन है, इसमें ये ज़रूर ये हमारे पास ट्रांजिटिव होगी, क्योंकि जो हम तमाम के तमाम पेयर ही शामिल है. अगर कोई से दो पेयर के लिए हमें कोई थर्ड ऑर्डर पेयर चाहिए होगा तो वो भी ज़रूर R5 के अंदर मौजूद होगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है. अब हम बात करते हैं उन रिलेशंस की जो कि इनफाइनाइट सेट के ऊपर है. फर्स्ट जैसे रिलेशन हमारे पास है लेस देन इक्वल ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स. मींस के अगर लेट हम इसको R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें वो तमाम ऑर्डर पेयर शामिल होंगे जेड स्केयर में से सच डैट m इज़ लेस देन और इक्वल टू n. अब क्योंकि अगर हम कोई से भी इसमें से कंसीडर करते हैं, एक ए बी को कंसीडर कर लेते हैं R1 में से और दूसरा हम बी सी को कंसीडर कर लेते हैं R1 में से,
तो इसके ऊपर जो कंडीशन है वो क्या आ जाता है कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, और यह इससे हमारे पास है बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। और अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमें देगा कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी। यानी इससे ये नतीजा निकला कि फिर ए सी भी हमारे पास आर वन में ही होगा। लिहाजा इससे ये मुराद हुआ कि ये फर्स्ट वन जो है डेट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सिमिलरली अगर हम सेट इंक्लूजन की बात करें तो इसके लिए भी अगर हम इसको लेट आर टू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर लिखते हैं, आर टू हमारे पास है, इसमें वो तमाम सेट्स जो है सी स्केयर में से शामिल होंगे सच डेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखें अगर हम ए बी हमारे पास आर टू में से है और बी सी बी आर टू में से है, तो इससे हमारे पास आएगा कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, और ये हमें देगा बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। अब दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो वी गेट ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी। मींस रिजल्ट ये निकला हमारे पास कि ए सी जो है डेट इज़ फ्रॉम आर टू। सो इट मीन्स कि ये भी हमारे पास सेट इंक्लूजन जो है दिस इज़ आल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। नो वी टॉक अबाउट थर्ड वन इन विच वी हैव अ सेट ऑफ लाइंस है इन अ प्लेन और उसके ऊपर परपेंडिकुलर की रिलेशन है। मींस लेट वी से इट आर थ्री, तो हम इसको इस अंदाज में लिखेंगे आर थ्री हमारे पास आ जाएगा, इसमें लाइंस के वो ऑर्डर पेयर सारे शामिल होंगे एल वन एल टू सच डैट, और यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं कि ये असल में हमारे पास होंगे एल स्केयर में से, सच डैट L1 is perpendicular to L2। तो अगर हमारे पास L1 और L2 ये R3 में से है और L2 L3 ये भी R3 में से है, तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और यहाँ से आ जाएगा L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब क्योंकि हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये लाइन है जो L1 है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी हमारे पास वो ये L2 है। तो अब फर्स्ट तो ये आ जाता है। अब L2 के फिर परपेंडिकुलर कोई लाइन है L3, तो आप देखें वो बिल्कुल इसी तरीके से वो L1 भी हो सकती है या फिर कोई और लाइन होगी जो इस तरीके से होगी L3, लेकिन वो लाइन जो है वो L1 के पैरेलल होगी। मींस के ये रिजल्ट हमें जो चीज़ प्रोवाइड करती है, इन दोनों से जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो ये है, दिस इम्प्लाइज L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L3। असल में जो रिजल्ट निकलता है वो ये है कि L1 इज़ पैरेलल टू L3। तो लिहाजा इसका मतलब है कि रिजल्ट जो हमारे पास आ जाता है कि L1 और L3 ये जो ऑर्डर पेयर है डेट डज नॉट बिलोंग्स टू R3। इफ दिस इज सो, दिस मीन्स डेट R3 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सिमिलरली अगर हम पैरेलल की बात करें तो उसको इस तरीके से देखा जा सकता है। देखें अगर एक लाइन ए जो है वो पैरेलल है बी के, और अगर हम इसको चलें इसी फॉर्म में लिख लेते हैं R4, ये R4 आ जाता है हमारे पास, और यहाँ है L1 इज पैरेलल टू L2। अब उसी तरीके से अगर हम L1 और L2 को कंसीडर करते हैं R4 में से, और L2 और L3 को भी कंसीडर करते हैं R4 में से, अब L1 पैरेलल है L2 के, ये रिजल्ट आ जाता है, और यहाँ से जो रिजल्ट निकलता है वो L2 पैरेलल है L3 के। अब देखेंगे कि अगर फर्स्ट लाइन जो है ये L1 है,
इसके पैरेलल ये लाइन जो है वो L2 है और इसके पैरेलल ये लाइन जो है वो L3 है। तो यहाँ से तो ये नज़र आता है कि हमारे पास L1 जो है डेट इज़ पैरेलल टू L3, इन दोनों को आपस में देखें ये भी पैरेलल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर L3 को L1 के इक्वल कंसीडर कर लेते, यानी ऐसा हो सकता था ना L1 पैरेलल है L2 के और L3 फिर L1 के बराबर होता, तो फिर इस केस के अंदर रिजल्ट नहीं निकलता L1 इज पैरेलल टू L1, क्योंकि हम ये कंसीडर नहीं करते कि लाइन अपने ही पैरेलल होती है, वो लाइन तो L1 इज इक्वल टू L1 होता है। उस केस को देखेंगे तो फिर हमारे पास इस केस में तो यूं लगता है कि ये ट्रांजिटिव होगी, बट अगर हमारे पास L3 जो है वो L1 के इक्वल हो तो फिर ये चीज़ इम्प्लाई हमें नहीं करती कि L1 और L3 जो है डेट बिलोंग्स टू R4, यानी ये ट्रू नहीं रहता अगर ये चीज़ें जो है वो इक्वल हो। तो इस लिहाज से ये R4 भी हमारे पास एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब अगर बात करते हैं डिविजिबिलिटी की ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसको देखिए कि हम अगर इसको लिख लेते हैं सेट की फॉर्म के अंदर, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में R5 हमारे पास आ जाता है। इसमें हमारे पास x और y n स्केयर में से वो इंटीजर्स हैं सच डैट x डिवाइड y। अब अगर हमारे पास x y R4 में से है, सॉरी R5 में से है और y z R5 में से है, तो x डिवाइड करता है y को, इसका मतलब है y डिवाइड करता है z को। तो नंबर थ्योरी में हमारे पास रिजल्ट है फिर x डिवाइड करता है z को, यानी इसका मतलब ये होगा कि एक्स जी हमारे पास बिलोंग करेगा R5 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये रिलेशन है जिसको हमने R5 से, ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देख सकते हैं जैसे 2 डिवाइड करता है 4 को और फिर आगे यहाँ पर 4 जो है वो डिवाइड करता है 8 को, तो नो डाउट हमारे पास रिजल्ट है कि 2 डिवाइड करता है 8 को। तो ये ऊपर जो चीज़ है ये भी मैंने इसी चीज़ को लिखा है। अब हम आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस की तरफ। अगर हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है S और रिलेशन R ऑन S जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाती है इफ़ R ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यानी मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो R हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है अगर हमारे पास ये इन प्रॉपर्टीज़ को ऑन सेट एस, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़, पहली जो है ये रिफ्लेक्सिव है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस ए इज़ आर रिलेटेड टू ए। दूसरी जो है वो सिमेट्रिक है, मींस इफ ए इज़ आर रिलेटेड टू बी देन बी इज़ आर रिलेटेड टू ए। और थर्ड वन जो है ये ट्रांजिटिव है, इफ ए इज़ आर रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ आर रिलेटेड टू सी देन ए इज़ आर रिलेटेड टू सी। अब एग्जाम्पल देखिए कि कोई भी अगर हम सेट कंसीडर करते हैं और उसके ऊपर हम इक्वलिटी को एज अ रिलेशन कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एस में हमारे पास जो एलिमेंट होते, एक ए कंसीडर कर लेते, बी सी डी, तो अगर इक्वलिटी के लिहाज से हम कोई रिलेशन बनाते, लेट आर जो है ये इक्वलिटी के लिहाज से हम रिलेशन कंसीडर करते हैं इसको, डेट लेट आर इक्वल कह लेते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट होते हैं हमारे पास वो सिर्फ इसी फॉर्मेट के अंदर होते हैं कि ए, देखें इसी केस में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं ना, बी बी, सी सी और डी डी। तो अब इक्वलिटी के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो इसमें अब हर जो, फॉर एग्जांपल पहली चीज़ अगर देखें तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि A is R related to A, B is R related to B, C is R related to C, D is R related to D। अगर हम इसके बाद सिमेट्री की बात करें तो वही जो सेम रिलेशन है वो सिमेट्री को भी सेटिस्फाई कर रही है, और सिमिलरली जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है उसी को भी सेम एक ही, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो एक ही तीनों का किरदार अदा करेगी। ठीक है, ए बी का भी, बी सी का भी और फिर ए सी का भी। और या फिर आप खुद देखें कि हर नंबर अपने इक्वल होता है, ये पहली रिफ्लेक्सिव आ गई। दूसरी, अगर ए बराबर हो बी के तो फिर बी बराबर होता है ए के,
ये दूसरी हमारे पास आ गई रिलेशन। तीसरा, अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो देन ए बराबर होता है सी के। तो ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। इस लिहाज से इक्वलिटी की रिलेशन जो है डेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एनी सेट, कोई भी अगर आप सेट कंसीडर कर लें। और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4 एलिमेंट आपको लेकर इसमें दिखा दिया। अब अगली एग्जाम्पल देखिए कि जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। किस तरीके से कि जब हम सेट इंक्लूजन की बात करते हैं ऑन अ कलेक्शन ऑफ सेट, तो फॉर एग्जांपल इसको हम अगर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें के सेट्स हैं ए बी जो कि आ जाते हैं सी स्क्वायर में से, सच डैट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो इस केस के अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि इम्प्रॉपर केस के लिहाज से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है ए का, तो असल में इस केस में ए इक्वल होते हैं बी के। तो ये दोनों जो है इस सेट आर को बिलोंग करेंगी, दोनों रिलेशंस जो है, यानी ए बी और बी ए बी। और जब हम ट्रांजिटिव की बात करें उसका भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि वो भी सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो आप देखें, अगर ए सबसेट है बी का तो फिर ज़रूरी नहीं है कि बी सबसेट हो ए का, क्योंकि अगर तो ये इम्प्रॉपर केस है उसमें तो हो सकता है, लेकिन प्रॉपर केस के अंदर तो नहीं हो सकता। प्रॉपर केस का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे एक सेट है 1 2, अब ये सबसेट है, एक सेट लेते हैं 1 2 3 का, लेकिन इसका रिवर्स तो होल्ड नहीं करता। मींस ए इज द सबसेट ऑफ बी डज नॉट इम्प्लाइज बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो है जब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है तो ये इंक्लूजन की जो रिलेशन है ऑन अ सेट सी, दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम्पल 5 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें देखें हमें जो गिवन है चीज़ें उसमें कि m कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है और दो इंटीजर्स a और b जो है हमने उनको आपस में कांगुरेंट मॉड्यूलो m के साथ जो है वो रिलेट किया हुआ है। यानी इसको इस तरीके से लिखते हैं कि a इज़ कांगुरेंट टू b मॉड m। इससे मुराद ये होती है कि m जो है वो डिवाइड करता है a माइनस b को। फॉर एग्जांपल अगर m की वैल्यू 4 हो तो आप देखें हम कहते हैं कि 11 इज़ कांगुरेंट टू 3 मॉड 4। इट मीन्स के 4 डिवाइड करेगा 11 माइनस 3 को, क्योंकि 11 माइनस 3 जो है वो 8 के इक्वल है और 4 इसको डिवाइड करता है। इसी तरीके से 22 इज़ कांगुरेंट टू 6 मॉड 4, बिकॉज 4 डिवाइड करता है 22 माइनस 6 जो कि 16 के इक्वल है। इसी तरीके से आप देखें कि लिखा जा सकता है कि 4 इज़ नॉट कांगुरेंट टू 5 मॉड 4, क्योंकि जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 4 माइनस 5 जो है डेट इज इक्वल टू -1, और 4 इसको डिवाइड नहीं करता -1 को। तो लिहाजा ये भी उसमें कांग्रुएंट क्लास के अंदर नहीं आता। लेकिन अगर मैं कहता कि 4 इज कांग्रुएंट टू 12 मॉड 4, तो आप देखेंगे ये डिफरेंस जो है 4 माइनस 12, ये हमारे पास आ जाता है 4 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू -8, और 4 -8 को डिवाइड करता है, इस लिहाज से ये ट्रू है। तो ये भी एक हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। हम तीनों प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं कि अगर सिर्फ 4 के लिहाज से इसी क्लास की बात करें तो हमारे पास 4 जो है डेट इज़ कांग्रुएंट टू 4 मॉड 4, या फिर 3 इज़ कांगुरेंट टू 3 मॉड 4। यानी कोई भी अगर आप इंटीजर कंसीडर करते हैं यहाँ पर अगर यानी कोई से दो इंटीजर्स की बात हो रही है तो कोई से अगर इंटीजर्स की बात करते हैं a इज़ कांगुरेंट टू a मॉड 4, तो ये ट्रू है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है डेट इज़ 0 और 4 डिवाइड करता है 0 को। तो पहले ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो जाती है। अब दूसरी अगर प्रॉपर्टी की हम बात करें कि अगर a इज़ कांगुरेंट टू b है और ये मॉड 4 है, और फिर b इज़ कांगुरेंट टू c है मॉड 4। अब 4 डिवाइड करता है a माइनस बी को और 4 डिवाइड करता है a माइनस
सॉरी बी माइनस सी को, बी माइनस सी को। तो फोर जो है वो डिवाइड करेगा, इसके सम को भी डिवाइड करेगा। जैसे देखें ना, फोर अगर डिवाइड करता है एट को, और फोर डिवाइड करता है फॉर एग्जांपल 12 को, तो एट और 12 का अगर हम सम कंसीडर करते हैं तो फोर तो इसमें से फिर भी कॉमन निकल आएगा हमारे पास। यहाँ पर जैसे 20 आ जाता है तो फोर 20 को भी डिवाइड करता है। इसी तरीके से फोर जो है वो डिवाइड करेगा इनके सम को, और इनका सम किसके इक्वल है, वो इक्वल है ए माइनस सी के। यानी कि हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ए इज कांग्रुएंट टू सी मॉड 4। तो यूं सेकंड जो ये कौन सी चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई होती है। अब एक प्रॉपर्टी रह जाती है सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिहाज से देखें कि अगर हमारे पास ए कांग्रुएंट टू बी है मॉड 4, इसका मतलब ये हुआ कि 4 डिवाइड करता है ए माइनस बी को, तो ये इम्प्लाई करेगा कि 4 डिवाइड करता है बी माइनस ए को। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट जैसे 4 8 को डिवाइड करता है तो 4 माइनस 8 को भी डिवाइड करता है, 4 12 को डिवाइड करता है तो 4 माइनस 12 को भी डिवाइड करता है, 4 20 को डिवाइड करता है तो माइनस 20 को भी डिवाइड करता है। तो ए माइनस बी का जो माइनस है वो क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी विच इज़ बी माइनस ए। यानी आ जाता है हमारे पास बी इज कांगुरेंट टू ए मॉड 4। तो यूँ सिमेट्रिक भी प्रूव हो जाता है। तो सारी प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाती हैं कि ये हमारे पास जो कांगुरेंट क्लास जो होती है या कांगुरेंट मॉड्यूलो एम जो होता है, अगर आप ये इंटीजर्स के लिहाज से कंसीडर करते हैं तो ये एक इक्विवेलेंस क्लास बनाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।